आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। भारत ने एक वर्ष के लिए ग्रहण की G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए करेगा काम। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 750 निकायों में कल से 75 घंटे का स्वच्छता अभियान शुरू। चिन्हित कूड़ा स्थलों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण। प्रदेश में जैव ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निवेशकों को मिलेगा अनुदान। और प्रदेश में उपचुनाव की तीनों सीटों पर प्रचार कार्य हुआ तेज। जनसभा कर सभी दलों के वरिष्ठ नेता अपने प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं वोट अपील। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ग्रहण की है। G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बहुत बड़ा अवसर है। इससे भारत को विश्व मंच पर प्रतिष्ठा मिलेगी। इस संबंध में 32 विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर देश के अलग अलग भागों में लगभग 200 बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का G20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्योन्मुखी होगा। श्री मोदी ने कहा है कि भारत की G20 की अध्यक्षता एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेगी और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को साकार करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये केवल एक नारा नहीं है, बल्कि ये मानवीय परिस्थितियों में हाल के बदलावों को भी दर्शाता है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 750 निकायों में कल से 75 घंटे का स्वच्छता अभियान शुरू हो गया है। नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने कल लखनऊ के हुसैनगंज क्षेत्र से साफ सफाई एवं कूड़ा स्थलों को स्वच्छ बनाने के लिए राज्य स्तरीय अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने घरों और दुकानों से कूड़ा निकालकर इधर उधर न फेंके, बल्कि सूखे और गीले कूड़े को अलग अलग कर समय से निकायों को उपलब्ध कराएं, जिससे इस कूड़े का सदुपयोग किया जा सके। उन्होंने सभी निकाय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी छोटे बड़े शहरों और निकायों के चिन्हित कूड़ा स्थलों को 75 घंटे के विशेष अभियान के दौरान खत्म किया जाए और लोगों के जीवन और पर्यावरण को श्रेष्ठ बनाया जाए। नगर विकास मंत्री ने कहा कि अभियान में जन सहभागिता के लिए लोगों को अपने आसपास की साफ सफाई बनाए रखने के लिए भी जागरूक किया जाए। श्री शर्मा ने पूजा पाठ की सामग्री को गोमती नदी में फेंकने से रोकने के लिए लखनऊ में नगर निगम द्वारा हनुमान सेतु पर रखवाए गए अर्पण कलश को भी मौके पर जाकर देखा। उन्होंने ऐसे अर्पण कलश गोमती नदी के सभी पुलों पर रखवाने के नगर आयुक्त को निर्देश दिए। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य M. सिंधिया ने कल नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया। ये सुविधा दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर शुरू कर दी गई है। डिजी यात्रा के अंतर्गत हवाई अड्डों पर यात्रियों की शिनाख्त चेहरे की पहचान तकनीक के आधार पर की जाएगी। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे की निदेशक आर्यमा सान्याल ने कहा कि डिजी यात्रा के नाम से शुरू की गई इस सुविधा में यात्री ऐप में अपने विवरण को डाउनलोड करके हवाई अड्डे पर अपने चेहरे की पहचान कराकर प्रवेश ले सकेंगे। उन्हें हवाई यात्रा के लिए बोर्डिंग पास नहीं बनवाना पड़ेगा। इससे यात्रियों के समय की बचत होगी। यात्रियों के लिए इतना बढ़िया सुविधा है जिससे 50% ट्रैवलिंग टाइम उनका घट जाएगा। जैसे कि एंट्रेंस गेट में 8 सेकंड लगता था, CISF जब आपका परिचय पत्र देखते थे, जांचते थे और आपको बोर्डिंग कार्ड दिखाना पड़ता था। अब ये 4 सेकंड में आप कर सकते हैं। आपको कोई भी बोर्डिंग कार्ड नहीं लेके आना है, ना तो आपको कोई परिचय पत्र लेके आना है। आप आराम से 3 मिनट के अंदर आपके परिचय पत्र, आधार कार्ड, टिकट ये सब अपलोड करके खुद की चेहरा के साथ आप जब आते हैं तो गेट स्वतः खुल जाते हैं और ये सुविधा इस एयरपोर्ट और बोर्डिंग गेट तक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की 2 ऊर्जा नीतियों को लागू किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने ऊर्जा नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में जैव ऊर्जा संयंत्र लगाने पर निवेशकों को अनुदान और अन्य प्रोत्साहन दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए 75 लाख रुपए प्रति टन तथा बायोडीजल उत्पादन संयंत्रों के लिए 3 लाख रुपए प्रति किलो लीटर की दर से 20 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। इसके तहत स्थापित सभी संयंत्रों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 10 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% छूट प्रदान की जाएगी तथा भूमि अधिग्रहण पर निर्धारित स्टैंप ड्यूटी पर 100% छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश में उपचुनाव की तीनों सीटों पर प्रचार कार्य तेजी से चल रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र की जसवंत नगर विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार में कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव के दिया जा रहा है। श्री मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार बड़े स्तर पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में सुरक्षा की गारंटी देती है। उन्होंने लोगों से भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल रामपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। महंगाई चरम पर है। उन्होंने लोगों से सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। प्रदेश में आगामी रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी का समर्थन करने पर कांग्रेस ने नवाब काजिम अली खान को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। वो 1996 से लेकर 2017 तक लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं। निर्वाचन आयोग ने निर्देशों के उल्लंघन पर 6 पुलिस अधिकारियों को पदमुक्त करने की संस्तुति शासन को भेजी है। आयोग ने मैनपुरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मैनपुरी संसदीय क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस के स्थानांतरण और पोस्टिंग पर निर्देशों के उल्लंघन किए जाने पर स्पष्टीकरण मांगा है। रिजर्व बैंक ने कल प्रायोगिक आधार पर डिजिटल रुपए की शुरुआत की। इसके लिए 8 बैंकों की पहचान की गई है। इसका मूल्य कागजी मुद्रा और सिक्कों के मूल्य वर्ग के समान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल रुपया डिजिटल टोकन के रूप में होगा और उसकी कानूनी वैधता होगी। इस सेवा की शुरुआत के बाद मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों पर डिजिटल वॉलेट के माध्यम से खुदरा डिजिटल रुपए का लेन देन किया जा सकता है। केवल आरबीआई के डिजिटल रुपया कार्यक्रम में भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल वॉलेट ही डिजिटल मुद्रा में लेन देन कर सकते हैं। खुदरा डिजिटल मुद्रा बैंकों के माध्यम से विस्तारित की जाएगी। डिजिटल मुद्रा में लेन देन व्यक्ति से व्यक्ति और व्यक्ति से व्यापारी के बीच किया जा सकता है। व्यापारियों को भुगतान QR कोड का उपयोग करके किया जा सकता है। राष्ट्रपति भवन कल से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। सप्ताह के 5 दिन बुधवार से रविवार तक लोग राष्ट्रपति भवन देख सकेंगे। सरकारी अवकाश के दिन ये बंद रहेगा। इसे सुबह 10 से शाम 4 बजे तक देखा जा सकता है। बीच में दोपहर 1 से 2 बजे तक ये बंद रहेगा। विश्व एड्स दिवस पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता रैली, संगोष्ठी और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया गया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी के तत्वावधान में रूमी गेट पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोसाइटी की निदेशक अमृता सोनी ने कहा कि एड्स पर नियंत्रण के लिए अधिक से अधिक युवाओं को कार्यक्रम से जोड़ने और उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 वर्ष के लिए ग्रहण की G20 की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए करेगा काम। प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 750 निकायों में कल से 75 घंटे का स्वच्छता अभियान शुरू। चिन्हित कूड़ा स्थलों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण। प्रदेश में जैव ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए निवेशकों को मिलेगा अनुदान। और प्रदेश में उपचुनाव की तीनों सीटों पर प्रचार कार्य हुआ तेज। जनसभा कर सभी दलों के वरिष्ठ नेता अपने प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं वोट अपील। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।